हेलो स्टूडेंट्स, द रीडिफाइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम एनसीईआरटी लेवल पे देखेंगे। 12th क्लास का ओवरऑल फिजिक्स है, उसके बारे में बात करूँ तो 4 पार्ट में डिवाइड है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकेंड है ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, देन सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं इनमें कौन इन टॉपिक के अंदर कितने चैप्टर इंक्लूड हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, जिसमें हमारे 8 चैप्टर आते हैं पूरी बुक के। सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें 3 चैप्टर आते हैं। थर्ड है ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर हैं। एक है सेमीकंडक्टर, इसमें 1 चैप्टर। ओवरऑल हमारे पास 14 चैप्टर है, इनको देखेंगे हम। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम देखा जाए तो चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अब चार्ज होता क्या है और पूरे 8 चैप्टर में चार्ज में ऐसा क्या क्या है जो हम उनको पढ़ने के लिए पूरे 8 चैप्टर बनाए गए हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसका इवेंट अलग होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कंडीशन में है तो उसका इवेंट अलग होगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल मूव तो है बट एक्सेलरेटेड है तो उसका कंडीशन अलग होगा। यानी कि इन 3 जो इवेंट बता रहा है ये, यानी रेस्ट कंडीशन में, मूविंग कंडीशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड, तो इन सब का जो इवेंट है सबका अलग अलग है। इनमें जितने भी चैप्टर है सब इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि हम इसमें चार्ज के बारे में देखेंगे। तो चार्ज किस कंडीशन में होगा, ध्यान देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक से मतलब क्या होता है, रुका हुआ। यानी इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज। यानी कि जो चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बताता हूं तो वो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics which is deal with electric effect of static charge is called electrostatic। ये हमारे पास इसका डेफिनेशन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब यहाँ पर जो स्टैटिक चार्ज है उसको ध्यान से देखते हैं। चार्ज, सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज होता क्या है, चार्ज होता है क्या, हम जानते हैं कोई भी जो पार्टिकल होते हैं एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही क्या है, चार्ज है किसी पार्टिकल के ऊपर। अब ध्यान देना, जो हर पार्टिकल एटम से मिलकर बने होंगे, और एटम में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे सही। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चार्ज का आपको डेफिनेशन बताता हूं तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्म में होगा व्हिच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट अराउंड अस। यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किसी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी मौजूद है पहले से ही। इसका डेफिनेशन ध्यान से लिखिएगा, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ certain fundamental particle certain fundamental particles अच्छा, पार्टिकल कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि एटम के अंदर होते हैं। ये क्या करेंगे, विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट अराउंड अस।
यानी कि अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ध्यान देना, अगर चार्ज ऐसा अगर रेस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, अगर ये चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी कि साथ में लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा चार्ज का। चलिए, अब चार्ज आपको समझ में आया होता है। अब इसके टाइप कौन कौन से, यानी कि टाइप ऑफ चार्ज। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो चार्ज होगा जी दो टाइप के होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी पार्टिकल पे, तो ध्यान देना कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो क्या उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है, उसकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। एनर्जी चेंज करने के जो मेथड है वो काफी सारे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देना, जो भी चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि किसी भी पार्टिकल में से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, यानी या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो उसी की वजह से हमारे पास उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ध्यान देना, कोई भी अगर एटम होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, मतलब किसी पार्टिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, तो वह न्यूट्रल होगा, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कोई कम या ज्यादा हो जाता है, किसी का अमाउंट ज्यादा या कम हो जाता है, तो उसी की वजह से चार्ज आ जाता है। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? हाँ पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो किसी पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और उनमें से किसकी संख्या कम है, मतलब किसका नंबर ज्यादा है किसका नंबर कम है, तो उसी का प्रॉपर्टी शो करता है। मान लेते हैं कि अगर उसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो वो प्रोटॉन की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी जो भी उस पे चार्ज होगा उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी वैसा कौन ज्यादा है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज में क्या ज्यादा होगा? प्रोटॉन ज्यादा होंगे, यानी कमी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम। तो क्या उसको डिफिशियंसी बोल दूं, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या उसमें कमी है, ध्यान दें। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज कब आया किसी भी पार्टिकल के ऊपर? जब इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा हो, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है उससे, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे का कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अगर दो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि जो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। जैसे कि पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, तब क्या करेंगे? रिपेल कर रहे होंगे। अगर अनलाइक चार्ज पार्टिकल है, कौन सा है? अनलाइक चार्ज पार्टिकल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ध्यान देना कि इनमें क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज के बारे में बात हुई कि चार्ज होता क्या है एक्चुअली में, तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि इस चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज यूनिट के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है देखेंगे। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज।
चार्ज का यूनिट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यूनिट को देखें तो किसी भी क्वांटिटी का हम यूनिट कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले से। अब उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी हम उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हमारे पास जो चार्ज होता है बेसिकली वह डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है तो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो रहा होगा। अब वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ध्यान देना, आप 11th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आए हुए हो, तो वहीं से चार्ज निकलता है यानी कि इट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा आई टी, तो इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा हमारे पास एम्पियर इनटू सेकंड। तो हमारे पास इसका जो यूनिट होगा किसका, चार्ज का, वो क्या होगा एम्पियर इनटू सेकंड, यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर इनटू सेकंड। ये तो हुआ एमकेएस में। अगर हम सीजीएस सिस्टम, सॉरी पहले तो अपन एसआई सिस्टम देखते हैं, तो इसका एसआई सिस्टम क्या होगा, यानी कि एसआई यूनिट इसका क्या होगा कूलम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। चलिए इसका हम सीजीएस सिस्टम भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट होगा वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसे हम ESU से डिनोट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे और कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, यानी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि 1 kg 1000 ग्राम भी होता है, यानी कि ये तो हमारे पास एमकेएस में है और किसमें है सीजीएस सिस्टम में। तो ऐसा ही हम सीजीएस के अमाउंट देख लेते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, अब अगर 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है तो यही वाला अमाउंट इसके बराबर होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसके बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो यहाँ से हमारे पास 1 कूलम का अमाउंट आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 कूलम आ जाएगा 3 इंटू 10⁻9 ESU। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ 1 कूलम किसके बराबर 3 इंटू 10⁻9 ESU होगा। अब इसका अदर यूनिट और होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। अदर यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसे EMU से डिनोट करते हैं। तो 1 EMU हमारे पास 3 इंटू 10⁸ ESU और 10 कूलम के इक्वल होता है। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। ये था हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज। आगे बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें सबसे फर्स्ट है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो हम जानते हैं चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। यानी कि इट इज फॉलो अलजेब्रिक सम मेथड। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, एक बॉडी पर कोई अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं। अमाउंट को से मान लेते हैं जैसे कि 4 कूलम, 2 कूलम, 6 कूलम और -7 कूलम, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पे जो ओवरऑल चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज। हाँ, टोटल चार्ज आपको कितना दिखाई दे रहा है इसमें, अगर आप सिंपल निकालना चाहो तो, सिंपल अगर निकालना चाहते हो तो आप करोगे क्या कि 4 + 2 + 6 -7 कर दोगे। ये इस पे टोटल चार्ज है। यानी कि आपने करा क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर किया है और जो नेगेटिव में है उसको क्या रखना है, हमेशा नेगेटिव में ही रखना है। तो हमारे इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर टोटल चार्ज कुछ भी हो, अगर उसमें चार्ज का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इनसाइड ही, तो उसका जो ओवरऑल चार्ज होगा हमेशा क्या रहेगा, रिमेन यानी कांस्टेंट बना रहेगा। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज remains same whatever change take place, यानी कि उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा हो पर जो टोटल चार्ज जो क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मीन ना तो कोई पार्टिकल अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम है। अब जो पार्टिकल मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पर, इसके पास इनिशियल में 5 कूलम है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसमें 4 कूलम है, एक -3 मान लेते हैं और एक कुछ ही मान लेते हैं अमाउंट तो, जैसे कि 3 कूलम और एक -2 कूलम, ऐसा बोल देते हैं। ये 4 पार्टिकल है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसका, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि इसने इसको 2 चार्ज यानी 2 कूलम चार्ज ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। इसने इसको कितना, 2 चार्ज ट्रांसफर कर दिया। और मान लेते हैं कि इसने 1 चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इन पार्टिकल के ऊपर जो न्यू चार्ज आएगा वो कितना होगा, क्या इसके ऊपर 3 कूलम न्यू चार्ज, यहां पर 6 कूलम न्यू चार्ज, यहां पर 2, देन यहां पर -1। तो जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, चार्ज ट्रांसफर नहीं किया था, तब चार्ज कितना था और ट्रांसफर के बाद में चार्ज कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, इनिशियल में हमारे पास चार्ज का 5 + 4 + 3 -2, क्या इनिशियल चार्ज था। जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज कितना, 3 + 6 then +2 and -1। तो यहां से ये पता चला कि हमारा इनिशियल चार्ज है वही क्या है, फाइनल चार्ज है। इनिशियल चार्ज कितना था, 9 13 -9
12 माइनस 2 यानी कि 10। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी कितना है, 10 ही है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो इनिशियल चार्ज है वही क्या है, फाइनल चार्ज है। यानी कि इन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा हो, उनका जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक प्रॉपर्टी तो ये था। अगला प्रॉपर्टी बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का आना किसके ऊपर डिपेंड करता है और कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है। तो जो चार्ज हमेशा किस वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, देन चार्ज उस पर क्रिएट हो रहा होगा। इसका थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी is always exist integral multiple of फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो बेसिक चार्ज है उसका इंटीजर नंबर में चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। यानी वो पास जो बेसिक चार्ज जो कितना है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इंटीजर फॉर्म में जा रहा होगा। यानी कि नंबर ऑफ 1 2 3 कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से उस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या होगा हमारे पास, Q = NE। अब ध्यान देना, अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि दो फॉर्म में होगा, प्लस और माइनस। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। यानी कि हमारे पास किसी बॉडी का जो चार्ज होता है वह रेस्ट कंडीशन में और मूविंग कंडीशन में क्या सेम रहेगा या फिर चेंज हो सकता है। हम जानते हैं कि किसी बॉडी का जो मास होता है वह तो स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि एक बॉडी के मास को हम एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसका इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी is same whatever be the speed of body। बॉडी का स्पीड चाहे कुछ भी हो, पर जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन बॉडी जब वो रेस्ट कंडीशन में है इक्वल टू चार्ज ऑन मूविंग बॉडी। जब बॉडी मूविंग कंडीशन तब भी चार्ज क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। यानी हम यहाँ से क्लियर बोल सकते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ बॉडी या फिर चार्ज पार्टिकल। अमाउंट ऑफ चार्ज does not depend स्पीड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब ध्यान देने वाला हूं कि हमारे पास जो किसी बॉडी का मास होता है वो तो स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है, पर जो चार्ज का अमाउंट है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, इस जिसका मास मैं कुछ 10 ग्राम कंसीडर कर लेता हूँ,
और उसका जो वेलोसिटी है वह स्पीड ऑफ लाइट से हाफ मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से हाफ कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका जो मास है क्या वो चेंज हो सकता है क्या? जब इस स्पीड से जा रहा होगा ना ये वाला पार्टिकल जिस 10 ग्राम का है तो उसका मास चेंज हो चुका होगा, लेकिन अगर इसमें कोई चार्ज होगा तो चार्ज से चेंज नहीं होगा, वो सेम बना रहेगा। अब देखते हैं इसका मास कितना होगा। तो इसका जो इफेक्टिव मास होगा, इफेक्टिव मास होगा तो उसका अमाउंट ऑफ इस प्रकार से निकालते हैं, m इक्वल टू m0/1 माइनस रूट ओवर। इसका मेन फॉर्मूला होता है इफेक्टिव मास निकालने का। यहाँ पर m क्या है, रेस्ट मास, m0, और m है इफेक्टिव मास जो चेंज हुआ है, इफेक्टिव मास। v यहाँ पर स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। अभी समझ में आपको बताया है कि मान लेते हैं स्पीड उसका हाफ है, स्पीड क्या उसका हाफ है, तो उसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा इफेक्टिव मास का। तो देख लेते हैं, यहाँ जो मास आएगा हमारे पास क्या होगा 10 ग्राम मान लेता हूँ। मैं चाहे इसको केजी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर नीचे क्या आ रहा है, नंबर ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो भी क्या है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे से बॉटम में इसके कोई भी यूनिट नहीं है अकाउंट में, तो मैं इसको ग्राम में रख दूँगी। तो ध्यान देना 1 माइनस रूट ओवर, इसका c/2 कर देते हैं, यानी कि c/2 इसका स्पीड एंड c इसका स्क्वायर, देन फाइनली ये 10g रूट ओवर में 1 माइनस 1/4 3/4 रूट ओवर में, यानी कि इसका जो पॉइंट, इसका जो अमाउंट है वो ये तो 0.75 हो जाएगा, यानी कि रूट ओवर 0.75 बाई मैग्नीट्यूड अमाउंट 8.4 के समथिंग कुछ सा होता है। तो इसका देखा जाए तो 10 ग्राम अपॉन 0.84 मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा नीचे क्या 1 से कम है अमाउंट, अगर 1 से कम है तो ये वाला अमाउंट क्या ऊपर वाला ज़्यादा होगा, यानी कि ये जब इसको सोल्व करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। अब ध्यान देने का स्टार्टिंग में पास मास कितना था उसका 10 ग्राम, अब जब वो हाफ स्पीड से जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट की हाफ अमाउंट से जा रहा है, तो उसका मास कितना हो जाएगा 11.5 ग्राम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास मास तो चेंज हो सकता है बट जो उसमें जो चार्ज होगा ना वह चेंज नहीं होगा। ये होता है हमारे पास इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। हमें देख के आए हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉडी पर जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n इक्वल टू 1 प्लेस करने पर किसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला था हमारे पास q इक्वल टू प्लस माइनस ne, यानी कि जो चार्ज होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है मिनिमम, यानी कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पार्टिकल भी है क्या, हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, बस हमें नाम ध्यान रखना है उसका कि इनके अलावा कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई छोटा चार्ज पार्टिकल भी इसे हम क्वार्क बोलते हैं। आपको बुक में देखने को मिलेगा ये, मतलब एक लाइन लिखी हुई होगी हाँ। तो ध्यान देना हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो ये फिलहाल रिसेंटली ऐसे चार्ज पार्टिकल खोजे गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं क्वार्क बोलते हैं। अब क्वार्क पार्टिकल हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक तो अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अब इसमें जो अमाउंट होता है वह इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में होता है। एक तो इसका जो अमाउंट होगा वो प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन। ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होते हैं, टू टाइप के होंगे। डाउन क्वार्क, बस आपको नाम ध्यान रखना है। इनका जो लाइफ टाइम होता है वो काफी स्मॉल होता है,
तो इसलिए हम इसका स्टडी नहीं करते और हमारे सिलेबस में ये भी नहीं। बस आपको जरूर ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है जिसे हम क्वार्क बोलते हैं। चलिए अगली बात करते हैं कि हम एनी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। बॉडी को चार्ज करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, ये सब प्रोसेस हैं, बाय इंडक्शन, फोर्थ है थर्मिक आयनिक इमिशन, लास्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक एक करके बात करते हैं। बाय फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा इसमें हम दो न्यूट्रल बॉडी को कंसीडर करते हैं जो कि सेपरेट है। अब उसमें रबिंग प्रोसेस की वजह से यानी कि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब जब फ्रिक्शन होगा तो क्या उनका जो एनर्जी है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, वही एनर्जी किसके इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, जिसमें एनर्जी इंक्रीज होगा किसका होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ने पर वो आउटर सेल में से क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जैसे कि हमारे पास इनिशियल में कोई दो बॉडी है, फिलहाल न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आफ्टर रबिंग प्रोसेस हीट एनर्जी इंक्रीज होगा, हीट एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी एटम में, इलेक्ट्रॉन के पास। कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें क्या होगा कि वो जो बाहर के सेल में जो रोटेट कर रहा होगा ऑर्बिट में, वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जैसे कि मान लेते हैं कि आफ्टर रबिंग प्रोसेस ये कोई बी ए, तो इसमें से मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकले। अब दो इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास गए हैं, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ जाएगा, इसमें से इसमें आ जाएगा। अगर ए से बी में गया है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इंक्रीज, और इसके पास क्या होंगे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसमें जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आएगा, चार्ज ऑन ए बॉडी। इसमें भी चार्ज आएगा वो किसके हिसाब से आएगा 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा हो चुका है तो जो अमाउंट ज्यादा है उसी का प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि नेगेटिव का प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी। मैं बताया गया था आपको टाइप ऑफ चार्ज में कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा नेगेटिव, और जब डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या रहेगा सेम, बट नेचर क्या होगा डिफरेंट, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा नेगेटिव। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका जो मास है इनिशियल में ए था, इसका मास बी है। फिलहाल मैं बोल देता हूं कि मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, ए बॉडी का मास बी बॉडी के मास के इक्वल है। आफ्टर रबिंग प्रोसेस क्या इन दोनों का मास है वो सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। आफ्टर रबिंग प्रोसेस इन बॉडी का जो मास है वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, सेम रहेगा? नहीं बेटा, इसमें जो मास होता है वो चेंज हो जाता है, और मास के हिसाब से चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा क्या इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या ए बॉडी में से निकले हैं, मास ऑफ ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है मास होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसमें गए यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, तो इसका जो मास होगा इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी कि मास ऑफ बी बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ये चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं, कंडक्शन मेथड। अब इसमें क्या होगा कंडक्शन में हम एक तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेंगे और एक क्या लेंगे न्यूट्रल। अब दोनों को फिजिकल कांटेक्ट यानी कि एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो,
कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वह हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिसमें से बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। देखते हैं बाय कंडक्शन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई हाईली चार्ज बॉडी है, इस पे कोई मैं एक पॉजिटिव चार्ज बोल देता हूं, इतना चार्ज है ए बॉडी, ठीक है। एक बी बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब कंडक्शन में क्या होगा कि हम इनको एक वायर से कनेक्ट करवाते हैं। तो ध्यान देना, जब मैं इसको टच करवाऊंगा तो इसमें कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो इसमें से कुछ अमाउंट में चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां तक। और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों बॉडी का अमाउंट सेम ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो जब इसको हम कनेक्ट करवाएंगे तो इसमें चार्ज रिमूव हो जाएगा। दैट इज कितना, अगर इनिशियल में हम 8 मान के चल रहे हैं तो लास्ट फिर क्या हो जाएगा, फाइनली इस पे 4, देन इस पे भी 4, ऐसा बोल देते हैं। यानी कि चार्ज ऑन ए इक्वल टू चार्ज ऑन बी। जो चार्ज बॉडी ए पर है वही चार्ज किसमें होगा, चार्ज बी बॉडी पर होगा। और कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, सही बात है, जहां तक जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। ये हमारे पास कंडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन में क्या होगा कि हमारे पास एक तो न्यूट्रल प्रोसेस ही रहेगा, एक तो न्यूट्रल बॉडी होगी, एक हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, बट हम उनको किसी वायर से यानी कंडक्ट आपस में टच नहीं करवाते, यानी उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा उन बॉडी का, तो जो इनिशियल पे लेके चल रहे हैं न्यूट्रल और पॉजिटिव बॉडी को, जिसे मान लेते हैं बाय इंडक्शन प्रोसेस। इसमें एक तो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इसका फर्स्ट बोल देते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट मेथड है। अब इस बॉडी को मैं सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो न्यूट्रल था फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप में करता क्या हूं, मैं इस बॉडी को एक हाईली चार्ज बॉडी के पास में लाके रख देता हूं। अब इसे बताइए, ये हाईली चार्ज बॉडी है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा क्या, क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी लाइक चार्ज वेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन इतने ही अमाउंट पे क्या पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा क्या, क्या अभी भी ये न्यूट्रल है क्या, बिल्कुल अभी भी न्यूट्रल है, हालांकि चार्ज सेपरेट हो चुके हैं बट है तो न्यूट्रल। अब इस बॉडी को मैं अदर बॉडी से कनेक्ट कर देता हूं, अदर बॉडी से, कोई अदर बॉडी है उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब उससे कनेक्ट करेंगे तो ये भी क्या करेगा, अब इस पे भी तक मेरा ये अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा होगा क्योंकि इसके पास में तो रखी हुई है, तो इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब किस में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज था उसको ट्रांसफर हो जाएगा। देन फाइनली इसका जो अगला स्टेप होगा, तो ये वाली जो बॉडी है इसमें फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस वाली बॉडी पर जो हमने सेकंड बॉडी माना हुआ है इसमें उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल जो हमने इस बॉडी को लिया था भी न्यूट्रल ही था, ये भी क्या था, न्यूट्रल था। तो इस प्रकार से हमने करा गया कि दो न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिया, आपस में चार्ज कर दिया, और जो अमाउंट होगा वो सेम रहेगा। ये था हमारे पास कौन सा, इंडक्शन का फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड मेथड में क्या होगा ये बता देते हैं। सेकंड में यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक तो सेम रहेगा, और ये वाला जो हमने इसको न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट किया है ना, तो इसको हम यहां से क्या करते हैं, अर्थेट कर देते हैं, यानी इस बॉडी को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ अमाउंट, ये जो हाईली चार्ज बॉडी थी यहाँ पर, तो अट्रैक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अर्थ में से, देन पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट, यानी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी की सारी बॉडी है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये था हमारे पास इंडक्शन प्रोसेस, जिसमें हम बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास कौन सा, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन बहुत सिंपल है। इसमें हम एक मेटल का ब्लॉक लेंगे, उस मेटल के ब्लॉक को हीटेड करेंगे, हीटेड करने की वजह से उसका जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन वही एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। इमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, एस्केप होना। फोर्थ है हमारे पास
थर्मी आयनिक इमिशन। इसमें हम एक मेटल का प्रोब लेंगे जिसको हम हीटेड करेंगे, ठीक है। फिर आगे न्यूट्रल था, इनिशियल में क्या था न्यूट्रल। अब जैसे हम इसको हीटेड करेंगे बालक, तो क्या इसका जो एनर्जी चेंज हो जाएगा, क्या एनर्जी चेंज होगा तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे, एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, देन फाइनली ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और कितने अमाउंट में, जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जितने अमाउंट में निकलेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने अमाउंट से कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये था हमारे पास थर्मी आयनिक इमिशन। इसका लास्ट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, ये जो सोलर पैनल है ये उसी का प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान दीजिए बालकों, जैसे कि ये कोई सोलर पैनल है, यहाँ पर हमारे पास सन से कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा होगा, उसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोलर पैनल में क्या होता है, पूरा एक सर्किट बना हुआ होता है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट में कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं, यानी कि मूव होते रहते हैं। जब चार्ज मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज ही तो है, और हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। तो जो सोलर पैनल है वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये कौन सी करता है, डीसी। हाँ, पहली बात तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, यानी कि उसको रास्ता बता देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिला के जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो भाई साहब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको ये जो चार्ज के बारे में इतना कुछ पढ़ा है हमने, वो आपको समझ में आया होगा। चार्ज हमने क्या देखा कि चार्ज होता है क्या है, उसको अच्छी तरह से देखा। उसके बाद में चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज का नेचर कौन सा होता है, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, और किसी बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये सब कुछ